नमस्कार बच्चों एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गेट 24 का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 16 मार्च को। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी सांसें रुकी हुई थी कि कहीं आईएससी बंगलौर एक दिन पहले रिजल्ट ना दे दे, क्योंकि हर आईआईटीज के साथ ऐसा होता है। जब भी रिजल्ट आना होता है तो वो रिजल्ट एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक वो डर का माहौल और किस तरीके से 24 घंटे बच्चों के मन में एक खौफ था कि पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम ओवर होता गया और फाइनली 16 को, जब जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि रिजल्ट आएगा और मे बी तब आएगा जब बच्चे बाहर का एग्जाम देकर निकल रहे होंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि जैसे ही बच्चे बाहर का एग्जाम देकर निकल रहे थे वैसे ही रिजल्ट आ गया। अभी आज के दिन जो हम लोग ये इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं, रैंकर स्टॉक की बात कर रहे हैं। इसमें एक स्पेशल पर्सन आज हमारे साथ में है, और मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आसान नहीं होता 1 डिजिट रैंक लाना। आसान नहीं होता जॉब के साथ इस परफॉर्मेंस को शो करना। आसान नहीं होता कि आप किसी इंडस्ट्री में 10 से 12 घंटे की शिफ्ट जॉब कर रहे हो और इसके बाद 1 डिजिट रैंक लेकर आए। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा डियर। आज हमारे साथ में इस सेशन के लिए अवेलेबल हैं केवल वसोया। केवल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते थे, किस ईयर में आप पास आउट हुए। हालांकि आपने मुझे आपको शेयर किया था 2020 में आप पास आउट हुए, फिर इतना ये डेडिकेशन 4 साल तक बना के रखना। तो पहले अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप दीजिए मेरे ऑडियंस को और अपने जूनियर्स को। मेरा नाम केवल वसा है। मैं एक गुजरात के स्मॉल डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपना कॉलेज धर्मसी देसाई यूनिवर्सिटी नडियाद गुजरात से कंप्लीट किया, 2020 पास आउट। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स वहाँ से कॉलेज से हुआ था, बट एक्चुअली में हम सबको पता है कि कैसे कोविड आ गया, तो उसकी वजह से मेरा 1 साल लेट ज्वाइन हुआ। तो 2021 में एक्चुअली में मेरा बेंगलोर योकोगावा में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो वहां से मैंने वर्क स्टार्ट किया। बट उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है, कि मैं सबसे मतलब अलग कुछ कर पाऊँ। इसलिए फिर मैंने गेट वगैरह का प्रिपरेशन, तभी मैंने मतलब सर का वीडियोस वगैरह पहले मतलब प्लेटफॉर्म थे, तो उसमें मैंने सब देखना स्टार्ट किया, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला। क्योंकि क्या रहता है कि अभी कॉलेज के पास हटाओ, उसके बाद कोविड के टाइम थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए, तो थोड़ा टेक्निकल थोड़ा कम इतना मतलब मोटिवेशन नहीं था। बट जैसे ही हम वीडियोस वगैरह सब देखे, तो थोड़ा ऐसा कुछ ना कुछ करने की थोड़ा ठान लिया था। तो उसकी वजह से फिर मैंने प्रिपरेशन 2021 मीट से मैंने स्टार्ट किया, और गेट 2023 के लिए मैं अपियर हुआ था। और उस टाइम मेरा गेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 373 आया था। फिर मुझे और अपना इम्प्रूव करना था, और उसके बाद मैंने वापस जॉब चेंज किया। और उसके साथ अभी मेरा 10 to 12 आवर्स का पूरा मतलब मेरा जॉब का काम चल रहा था, और साथ में बट फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं कर लूंगा ऐसा। तो फिर भी मैंने मतलब डेली के 2 से 3 घंटे, मतलब 10 से 12 घंटे में काम करता था, और 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता था। और सैटरडे संडे भी वीक ऑफ था, तो तब भी मैं पढ़ाई कर रहा था। तो उसके मतलब इसलिए अभी गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 9 है। ये जर्नी थी केवल वसोया की, जो 2020 में, जबकि 19 में कोविड का बड़ा प्रकोप आया था। और उस कोविड के टाइम पे जो एक मन में डर और खौफ था, उस टाइम पे तो बस यही लगता था कि काश हम बच जाएं। क्योंकि इतना एक माहौल बन गया था पूरे वर्ल्ड में। हम लोग देखते थे कि उस कंट्री में डेली इतने 1000 डेथ हो रही हैं, उस कंट्री में इतनी हो रही हैं। उस माहौल से उसी टाइम पे आपका शायद थर्ड ईयर और फाइनल ईयर चल रहा होगा, और फाइनल ईयर पास आउट हुए 2020 में। कोविड का इफेक्ट था, हर कंपनी ने लोगों को बाहर फायर करना स्टार्ट कर दिया था। हायरिंग की तो बात छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ दिख रहा था तो चारों तरफ फायरिंग। एक डर का माहौल था, खौफ था। उस खौफ के माहौल में भी अपने आप को मोटिवेट रखना, और उस टाइम के जो एक हमारे पास टाइम मिला, उस टाइम पे अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग करना, ये एक भीड़ से अलग दिखने की जब चाहत होती है ना, तो आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। और यही चाहत शायद केवल वसोया ने उसको फॉलो किया।
और हम लोग जानते हैं कि हर स्टूडेंट के साथ साथ ये जरूरी नहीं होता कि वो पेड कोर्स लेकर मूव करे। और सबसे बड़ा डाउट उन बच्चों को होता है जो जॉब कर रहे होते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है मैंने पेड कोर्स आज ले लिया, मैं 30 से 40 थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट कर दिया और पता नहीं हम प्रिपरेशन कर पाए नहीं कर पाए, हमें टाइम मिल पाए ना मिल पाए। उनके लिए सबसे बड़ा जरिया होता है यूट्यूब वीडियो। और जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन होता है यूट्यूब वीडियो। सो इस बार आप लोगों ने देखा जितने रैंकर्स के साथ हमारे सेशन हो रहे हैं, मोस्टली रैंकर्स हमारे यूट्यूब स्टूडेंट रहे हैं। कुछ मेरे पुराने प्लेटफॉर्म के पेड स्टूडेंट्स भी रहे हैं जहां पर हम पढ़ाते रहे हैं। ठीक है। और केवल वसुया तो शायद 2020 का पास आउट था, उससे पहले भी मैं किसी और प्लेटफॉर्म में था। सो ये कॉन्टिन्यूसली जो जर्नी थी ये चली यूट्यूब के थ्रू। और जितने भी यूट्यूब स्टूडेंट होते हैं उनके यूट्यूब वीडियो के साथ साथ जो हम लोग गाइड करते हैं, गाइडेंस होता है, हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उससे बड़ा जो डेडिकेशन होता है उनका खुद का कॉन्टिन्यूशन। क्योंकि जो हमारी पेड क्लासेज होती हैं उनमें तो एक मोटिवेशन मिलता है कि डेली क्लास करना है, डेली हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, डेली हम लोग उनको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डेली लाइव कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं, कोर्स कंटेंट पड़ा हुआ है, तो एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना कि डेली मुझे करना है, डेली मुझे उसको ज्वाइन करना है, मुझे इतने लेक्चर्स फिनिश करने हैं, तो ये एक टाइम टेबल बनाना आसान नहीं होता। सो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जॉब के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम लास्ट 2 to 3 ईयर से कॉन्टिन्यूसली जॉब वाले स्टूडेंट्स के साथ में सेशन ले रहे हैं, लेकिन अब जो भी गेट 25 के लिए एग्जाम देने वाले हैं या जो भी बहुत पहले पास आउट हो गए हैं, उन्होंने उस टाइम पे केयर नहीं किया कि मुझे गेट देना चाहिए या मुझे कैसे मूव करना चाहिए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद वहां फील आया कि हमें 10 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, मैन पावर कम होने की वजह से कभी कभी 2 शिफ्ट कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो ये लाइफ कब तक चलेगी, क्या ये लाइफ हमारे लिए सुटेबल होगी? तो एक ये मन में जिसके भी डाउट आ रहा हो वो केवल वसोया से जरूर सीखे कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। सो केवल मैं आपके इस ए आई आर 9 1 डिजिट रैंक आसान नहीं होती। पेपर देकर आने के बाद भी एक बार कहीं ना कहीं मन में ये डाउट होता है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, मैंने कितना किया है और मेरी रैंक ये आ पाएगी कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपका टाइम टेबल पूछूं उससे पहले मैं ये पूछता हूं, पेपर देने के बाद क्या आपने ये उम्मीद की थी कि आपकी 1 डिजिट रैंक होगी? सर एक्चुअली में बताएं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इतना जो पेपर है तो हम्म। थोड़ा लेंथी पेपर था और थोड़ा टफ ऐसा आप बोल सकते हैं, मतलब एवरेज हम कंसीडर करें तो ऐसा लग रहा था कि हाँ पेपर टफ है और मेरा थोड़ा स्कोर भी अच्छा है, तो उतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि अंडर 100 मेरा रैंक आ जाएगा। हम्म। फिर जैसे मैंने आप गेट ट्रिनिटी का जो मैंने रैंक प्रेडिक्टर है उसमें से मैंने अपना जब रिस्पॉन्स लिंक आया तब मैंने चेक किया, तब भी ऐसा लग रहा था कि चलो अभी अंडर 50 आ जाएगा। जब रिजल्ट आने वाला था उससे 2 से 3 घंटे पहले भी मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 25 उतना मैंने, बट मैं सिंगल डिजिट में एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जैसे ही मैं चेक किया तब पता चला कि सिंगल डिजिट रैंक आया, तब बहुत खुश हो गया। अच्छा, मेरी रिजल्ट से पहले आपसे बात भी हुई थी, तो उसमें मैंने आपको कुछ हिंट भी किया होगा कि आपकी रैंक कितनी आ सकती है, तो आपको उम्मीद थी कि शैलेंद्र सर जो बोल रहे हैं वो सही होगा कि नहीं? हाँ, और वो सही हुआ ही, आपने जैसे बोला वैसे ही हुआ। सो गाइज, जैसे पेपर देकर निकले, तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पेपर दिए थे, पेपर मैंने भी दिया था। मैं और सुमित सर हर साल पेपर देते हैं और इसीलिए पेपर देते हैं ताकि हम पेपर को उस टाइम ड्यूरेशन में मीजर कर पाए, हम समझ पाए कि पेपर का लेवल क्या था। पेपर होने के बाद जो बच्चा पेपर देकर निकलता है उसी को फिर नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए पेपर दे दीजिए तो शायद उसको पहले के कंपेरिजन आसान लगेगा, क्योंकि वो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है, उस 3 घंटे में जो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो एक चैलेंज होता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। सो चलिए पहले तो हम टाइम टेबल समझ लेते हैं कि जॉब के साथ साथ आपने किस तरीके से मैनेज किया, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करते थे, कितने घंटे आप रेगुलर पढ़ाई करते थे, या आपने कुछ ऐसा बना रखा था कि मुझे इतने आवर्स की स्टडी करना ही करना है तब मैं गेट में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा? तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में सुबह से मतलब 6 बजे मैं उठता था। सुबह से 6 से
7:30 पौने 8 तक मेरा स्टडी कंप्लीटली होता था। उसके बाद मुझे 9 बजे ऑफिस था, तो 9 बजे से लेकर सुबह से 9 से शाम को 7 तक ऑफिस का ही वर्क रहता था। तो सुबह जो मेरा मेन, अभी हमने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि जितना आप सुबह स्टडी करेंगे तो उतना आपके मतलब कैप्चर माइंड में ज़्यादा रहेगा। तो उसके लिए मैंने जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि जो भी हार्ड टॉपिक है जिसको हमें मेमोराइज़ ज़्यादा करना पड़े, वो टॉपिक मैं सुबह वही रखता था, कि जिसमें हमें थोड़ा मेमोराइज़ फ़ॉर्मूला है, कि जो हमें बार-बार पढ़ना पड़े, तो वो मैं सुबह ही पढ़ता था। और जितना भी अभी हम ऑफिस जाए तो 10 से 12 घंटे, मतलब 7 बजे मैं आता था तो थक जाते थे हम। जनरली हमारा ऐसा रहता है कि इतना काम करके फिर दिमाग में थोड़ा लोड ज़्यादा रहता है तो थक जाते हैं। तो फिर फ्रेश होके मैं रात को 9 बजे बैठ जाता था। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा ऐसा रहता है कि आलस या थोड़ा ऐसा आ जाता है। तो उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा करता था। तो सुबह जनरली क्या, कि जितना भी पढ़ाई वगैरह रहता वो सुबह कवर कर लेता था, और रात को जो 2 से 3 घंटे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करना है। फिर टेस्ट सीरीज वगैरह है तो वो मैं अटेम्प्ट करता था। तो मैंने टोटल ऐसे 75 टेस्ट वगैरह दिए थे। तो डेली मैं ऐसे टारगेट रखता था कि एक टेस्ट सीरीज तो कंप्लीट करना ही है। और टेस्ट सीरीज जितना मैं मतलब अटेम्प्ट करूँ उससे ज़्यादा मैं उसको इवैल्यूएशन के लिए टाइम ज़्यादा रखता था, कि आज मैंने टेस्ट सीरीज एक दिया तो नेक्स्ट डे में मतलब जो रहेगा रात को, तो उसको सिर्फ इवैल्यूएशन ही करना है कि मेरे कहाँ गलती है, कौन से टॉपिक में मैं वीक हूँ। तो फिर दूसरे दिन सुबह में जितने भी टॉपिक में मैं वीक हूँ तो वो मैं वापस रिवीजन करता था वो टॉपिक का, और मैं वापस ऐसे ही रिपीट करके साइकिल करता। और जो सैटरडे संडे मेरा वीक ऑफ था तो तब मैं फुल टाइम ऐसे पढ़ाई करता था। तो ऐसा था। तो मेन जो मेरा, मैं कह सकता हूँ तो रिवीजन प्लस जो प्रैक्टिस थी उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत आया। तो उस टाइम एग्जाम के टाइम भी मैं उतना प्रेशराइज नहीं हुआ, वरना मतलब एज अ लेंथी पेपर देखकर हमें काफी प्रेशराइज आ जाते हैं, तो जो मैं आता है वो भी हमें फिर भूल जाते हैं। राइट। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उस हिसाब से था, तो उस हिसाब से ही मैंने बिना प्रेशराइज के वो एग्जाम दिया। तो मेन तो वही था, प्रैक्टिस प्लस जो मैंने रिवीजन किया था वो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने हर सब्जेक्ट का कितने बार रिवीजन किया होगा? मैं हर सब्जेक्ट का मिनिमम 3 बार तो मैंने रिवीजन किया ही था। तो आपके कोई अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह थे? हाँ, मैंने खुद अपने शॉर्ट्स नोट्स थे, जैसे कि आपके जो सीआरई जो मैराथन्स वगैरह वो प्रीवियस ईयर के थे, तो उसमें से मुझे जो जो फॉर्मूलाज और जो जो मेन इंपॉर्टेंस लगे, और प्लस मैं साइड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ओपन रखता था, तो उससे हमें आइडिया लगे कि ये टॉपिक में से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट टॉपिक हो रहा है। तो प्लस वो मेरे शॉर्ट्स नोट्स मेरे अपने ही थे। तो लास्ट जब मतलब 15 से 20 दिन बचे थे तो प्लस तब मैंने प्रैक्टिस कम किया था, बट जितना रिवीजन हो सके उतना ही रिपीट किया था। और प्लस जो हमारा फॉर्मूला है वो कभी कभी क्या रहता है, एग्जाम में हमें याद रहता है, बट जब प्रेशर की वजह से हम भूल जाते हैं फॉर्मूला। तो वो जितना हो सके उतना मैंने मेमोराइज करके लिखने का ट्राई किया, मतलब बिना देखे ऐसे लिखने का ट्राई किया, तो वो ज्यादा बेनिफिट करता है। राइट। गाइज, बहुत बार ऐसा होता है कि जो जॉब वाले स्टूडेंट होते हैं, जो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन गेट के फॉर्म आने के बाद स्टार्ट की होती है, या फिर गेट के एडमिट कार्ड आने के बाद स्टार्ट की होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो उनके लिए हम लोग प्लान करते हैं मैराथन सेशन, कि हम लगभग 10 घंटे 12 घंटे में पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर दें। सो आपके इस जर्नी में, आपके इस AIR 9 में, जो हमारे मैराथन सेशन हुए गेट ट्रिनिटी में, उनका क्या योगदान रहा बेटा? मैं इतना बता सकता हूँ कि उसकी वजह से ही मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में मैं वो कवर कर सका मैराथन में, कि जितना टॉपिक। और मैराथन में ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला वगैरह आ गए, उसके कॉन्सेप्ट भी आ गए। कि कभी कभी एग्जाम में क्या है कि घुमा फिरा कर अगर अगर हमें पूछते हैं तो भी हमें दिक्कत नहीं रहता है। तो मैराथन की वजह से मुझे बहुत मतलब 30 से 40% तो मैं उसको कंट्रीब्यूट देना चाहता हूँ, कि जो मैराथन सेशन जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं तो उसकी वजह से मैं काफी कैप्चर कर सका। राइट। सो गाइज, आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो मैराथन सेशन है वो आपके लिए लास्ट में ना एक उस अमृत का काम करते हैं, जो एक जो निगेटिविटी मन में होती है ना, वो आपको पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके दे देते हैं गिने चुने आवर्स में। हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट के मैराथन लास्ट में दिए, और केवल वो सोए ने बताया कि सर उससे हम मुझे बहुत बेनिफिट मिला।
तो सिर्फ ये कि ये फीडबैक ना हमें मोटिवेट कर देता है कि नेक्स्ट ईयर हमें और भी अदर सब्जेक्ट के देने चाहिए, नेक्स्ट ईयर हमें और कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए। जैसे इस बार मैंने एग्जाम से जस्ट पहले आप लोगों को मैथमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स की एक पूरी पीडीएफ दी थी, और वो पीडीएफ देने के बाद मेरे पास अप्रोक्सीमेट गेट एग्जाम के बाद 100+ बच्चों के मैसेज थे कि सर वो पीडीएफ काम कर गई, नहीं मैथमेटिक्स का शायद फार्मूला हम भूल जाते, मैथ्स में इतने मार्क्स नहीं ला पाते जितने अब हमारे आ रहे हैं। केवल मैं दो चीजें और आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है 28 मार्क्स का आता है, आपने ये 28 मार्क्स के लिए कैसे मैनेज किया? इतना टाइम नहीं था आपके पास कि डेली आप बैठ के उसकी प्रैक्टिस करो या पूरा का पूरा कोर्स करो, तो क्या ये बेस आपका स्टार्टिंग से स्ट्रांग था, या फिर आपने इसको टेस्ट सीरीज से कवर किया, या फिर आपने इसके लिए स्पेशल कुछ प्लानिंग की थी? Actually में मैंने जो एप्टीट्यूड है उसके लिए कुछ स्पेशल वगैरह किया नहीं था। हम्म। उसमें क्या है कि जब स्टार्टिंग के टाइम कॉलेज के टाइम हमारा जो प्लेसमेंट होता तो उसमें जनरली हमारा एप्टीट्यूड के टेस्ट रहते हैं, तो उसमें हमारा जो बेसिक्स है वो एप्टीट्यूड का तो जनरली क्लियर ही रहता है, बस हमें रिवीजन करने की जरूरत है। तो एप्टीट्यूड पे तो इतना फोकस नहीं किया था, बट जो मैथमेटिक्स है उसका मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस है, मतलब वो भी सब ब्रांच के, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल्स के, सब ब्रांच के मैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे वो मैंने 2 बार किए थे। तो हम्म। मैंने मैथमेटिक्स में जनरली क्या रहता है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें ज्यादा आइडिया लगेगा, कि हम सिर्फ पढ़ेंगे तो वो ज्यादा हमें बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो राइट। मैंने उसमें प्रैक्टिस ज्यादा किया था, और उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने रिपीटेडली 2 बार तो किए थी, वो भी सब ब्रांच के, मतलब मैकेनिकल सिविल सब ब्रांच के गेट मैथमेटिक्स के किए थे सब राइट। क्वेश्चन, वो ज्यादा बेनिफिट किया था। गाइज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि PYQs, है ना, मैथमेटिक्स की बात करें तो वो तो सारे ब्रांच में कॉमन होता है, तो वो PYQ सारे ब्रांच के अगर आप कर लेंगे, स्पेशली CS को छोड़ के, क्योंकि CS में कुछ टॉपिक्स वो होते हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, बाकी जो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है वो उसके भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारी ब्रांच के मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग के PYQs कर लीजिए, और जो सब्जेक्ट केमिकल के अलावा भी अदर ब्रांच में पूछे जाते हैं जैसे हीट है, FM है, सीआरई कुछ 2 ब्रांच में पूछी जाती है, या फिर हम बात करें PC है कुछ ब्रांचेज में पूछा जाता है, एमओ है, तो ऐसे जो जो अदर अदर ब्रांच में पूछा जाता है तो वो आपको ढूंढने की नीड नहीं, आप परेशान हो जाओगे, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट हैं। मैं और सुमित सर ने ही एक क्रेज स्टार्ट किया था A to Z PYQ सीरीज का, और जो कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल में हम ही प्रोवाइड करते हैं। किसी को भी ना, अगर आपको प्रैक्टिस की नीड है तो आप PYQs करिए, PYQ केमिकल के तो अवेलेबल होंगे, लेकिन जो A to Z PYQ है अदर ब्रांच के वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और आप लोगों को इस बार गेट ट्रिनिटी के ऐप में ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। आपको प्रॉपर PDF दिया जाएगा ताकि आप वहां से प्रैक्टिस करें, क्योंकि गेट ट्रिनिटी का बस एक एम है, हर केमिकल का स्टूडेंट सक्सेसफुल बने, कोई कहीं पर भी कंटेंट की कमी को फील ना करे। और बाकी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ मूव करना चाहते हैं तो हम लोगों का पेड कोर्सेज भी है, हम यूट्यूब में कॉन्टिन्यूसली गाइड करते रहे हैं और गाइड करते रहेंगे। सो अभी तो ये थी आपके गेट एग्जाम से पहले की जर्नी। अगर अब मैं आपसे पूछूं गेट एग्जाम के बाद अब आपका रिजल्ट भी आ गया है, AIR 9 आ गया, अब आपकी जर्नी के लिए कैसे मूव करने का आप सोच रहे हो? कि इंटरव्यू भी देना है और इंटरव्यू में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, आपके माइंड में कुछ ना कुछ होगा कि मुझे कौन कौन सा ड्रीम है, IOCL जाना है, EIL का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, गेल का भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट पास आउट स्टूडेंट को कंसीडर करते हैं। लेकिन आपके पास ONGC है, मे बी IOCL होगा अगर अभी आपका एज क्राइटेरिया उसके अंडर में है तो, फिर इसके अलावा कुछ और भी PSUs होंगे। तो आपके मन में अब पोस्ट रिजल्ट क्या प्लानिंग चल रही है कि कैसे मूव करना है और क्या ड्रीम है आपका? जो मेरा ड्रीम है वो PSUs के लिए है, उसमें भी अगर मैं एज अ पार्क है या NPCIL है तो उसमें एज अ साइंटिफिक ऑफिसर रहेगा, तो उसमें जो हमारा डेजिग्नेशन वगैरह रहेगा, तो एक एक एज अ प्राउड एज अ केमिकल इंजीनियरिंग अगर हम बाहर की NPCIL में काम करेंगे तो ऐसा अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैं कुछ मतलब अपने लिए भी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कर रहा हूँ, और कुछ मतलब अपने मतलब कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो राइट। मेन तो अभी मेरा जो मेन एम है तो वो PSUs के लिए, और स्पेशली जो बार्क है, NPCIL है, IOCL है, तो उसके लिए PSUs के लिए मैं मेन फोकस कर रहा हूँ। गुड। गाइज
ऑलरेडी पहले एक कंपनी बंगलौर में ज्वाइन किया, फिर इसके बाद इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में हनीवेल पुणे में काम कर रहे हैं। सो उसके बाद इतना मोटिवेशन, और जबकि बीटेक किए हुए 4 साल हो चुके हों और 1 साल का टाइम कोविड ने वेस्ट कर दिया हो, उसके बाद भी ये मोटिवेशन, सच में बस लाइफ में ऐसा होता है कि टीचर्स को तो हर बंदा सल्यूट करता है, सलाम करता है, लेकिन कभी कभी जब टीचर्स भी स्टूडेंट्स को सल्यूट करते हैं, ये एक गजब की बात होती है। और ये तभी निकल के आता है जब बच्चे ईमानदारी के साथ मूव करते हैं, जब बच्चों के मन में एक कुछ भीड़ से हटके नया करने की चाहत होती है, और जब वो जॉब करते हुए वो एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि मेरी लाइफ सिक्योर कहाँ पर है, मुझे कहाँ जाना है, हमारा एम क्या है और किस तरीके से हमें वहां पहुंचना है। तो उसके लिए जब कुछ अलग करने की चाहत जग जाती है, तो सच में आप जरूर उस भीड़ से अलग होकर खड़े होते हो, और आप उस भीड़ से निकल के एक उस जर्नी में कंटिन्यू प्रयास करते हो जो आपका ड्रीम होता है। और ईमानदारी से किया गया प्रयास हमेशा सफलता की ओर अग्रसर करता है। और हम लोग, मैं और सुमित सर, इस गेट ट्रिनिटी प्लेटफॉर्म से कॉन्टिन्यूसली आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो एट द एंड मैं केवल आपसे ये पूछूंगा कि गेट ट्रिनिटी आगे किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए और फेवर करें। आपको तो हमने बहुत हेल्प किया, और बाकी बच्चों के लिए और क्या फेवर करें जो आपको लगता है कि सर अगर ऐसा हो जाता तो शायद मुझे और बेनिफिट होता, या सर ऐसा कर दीजिए तो हम मेरे जूनियर्स को या जो 25 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए और हेल्प हो जाएगी। तो आप ऐसा मुझसे क्या चाहोगे? मेन तो सर आपका जो जो मैराथन वाला रिवीजन वाला है, वो राइट। आप जितना हो सके उतना मतलब कंटेंट, मतलब आप आपको तो ऑलरेडी आइडिया है कि ऑलरेडी हमने किया, तो जितना वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिशियल हो वो करे, क्योंकि मुझे तो उतना काफी बेनिफिशियल हुआ। राइट। अगर सबको वो हुआ, मतलब जो रिवीजन मैराथन है वो मतलब 9 से 10 घंटे में पूरा कवर अप हो जाएगा। अगर आपका सिर्फ 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। अगर आपने वो वाला, तो वो वाला सीरीज जो मैराथन वाला सीरीज है वो कंटिन्यू करिए। और वो भी, और दूसरा जो कहना चाहूंगा कि जो पीवाईक्यू है वो भी मतलब जितना आप कवर अप कर सके, वो भी पीवाईक्यू भी मुझे काफी बेनिफिशियल हुआ था। तो पर्सनली मुझे वो रिवीजन और जो पीवाईक्यू सीरीज वाला था वो बहुत बेनिफिशियल हुआ था। सो गाइज, जैसा कि केवल ने मुझसे ये मांगा कि मैं दो चीज़ों पे ज़रूर फोकस करूं, एक मैराथन सेशन, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है हम ट्राई करेंगे इस बार 12 के 12 सब्जेक्ट के मैराथन प्रोवाइड करें, एप्टीट्यूड का छोड़ के, क्योंकि उसमें क्या मैराथन कराएंगे, लेकिन हाँ उसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनका एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूं। बाकी 11 सब्जेक्ट का हम मैराथन प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। पीवाईक्यूज में A to Z पीवाईक्यूज को सर्च करना, एक एक ब्रांच के पेपर से निकालना आपके लिए टफ होता है, बट हम लोग हैबिचुअल हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड कर पाऊं, चाहे टॉपिक वाइज चाहे ईयर वाइज, जिसमें आपके A to Z पीवाईक्यूज हो, अदर ब्रांच के पीवाईक्यू भी आप फोकस कर पाएं। क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि मैकेनिकल का, किसी फ्लूइड मैकेनिक्स का आज से 6 साल पुराना क्वेश्चन केमिकल में रिपीट हो गया है, या केमिकल का कोई क्वेश्चन दूसरे ब्रांच में रिपीट हो गया है। तो ये भी हुआ है और हम लोगों ने फेस किया है, और सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने देखा है वो मैथमेटिक्स के हैं। अदर ब्रांच के कई बार के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में रिपीट होते रहते हैं, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप डिफरेंट ब्रांच के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको लगेगा ये तो मैंने सिविल में सॉल्व किया था, ये मैकेनिकल में भी है, ये मैकेनिकल में किया था, ये केमिकल में भी आया है, और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आया है। ये बड़ी बात है। सो मैं ये आपसे जो प्रॉमिस मैंने बोला, मैं वो जरूर निभाऊंगा और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। और एक और प्रॉमिस मैं अपनी तरफ से करता हूँ गाइज, आप लोगों को इस बार गेट 25 के लिए जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे वो ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट में हो, और बेस्ट कंटेंट। जैसे कि इस बार स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारी टेस्ट सीरीज से, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 4 फुल मॉक टेस्ट दिए थे और 4 पीवाईक्यू टेस्ट दिए थे, तो उन 4 मॉक टेस्ट से 33 क्वेश्चन सिमिलर टू सिमिलर पूछे गए, बस उसी फार्मूले पे या उसी टाइप्स के। और जो हम लोगों ने न्यू डिजाइन क्वेश्चन किए उनका बहुत बेनिफिट हुआ। जो हम लोगों ने 4 टेस्ट पीवाईक्यू किए, तो जो पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, तो पूरे हमने लास्ट 25 ईयर्स के पीवाईक्यू का कॉम्बिनेशन बना के जो अच्छे क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस का एक बंडल बना के आपको दिया, उसका बेनिफिट बहुत हुआ। और अभी जस्ट
कल के दिन बीआरसी का एग्जाम हुआ, बच्चे एग्जाम देकर निकले और एक ही मैसेज मेरे पास आया कि सर आपको क्या पेपर पता था। सेम टू सेम आपके टेस्ट सीरीज के बीआरसी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, और वो भी वो क्वेश्चन जो पीछे कहीं रिपीट नहीं हुए, पीवाईक्यूज में गेट में नहीं आए हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चन थे और वो आपकी टेस्ट सीरीज से थे। तो बेटा मुझे भी नहीं पता, हम जब पेपर बनाते हैं एक एक्सपीरियंस का अपना यूज करते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि पेपर क्या आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है गेट में, 15 साल का, टीचिंग का जो मेरा 11 ईयर का एक्सपीरियंस है, और गेट फील्ड में उसके पहले तो मैं 2006 से टीचिंग कर रहा हूँ, तो जो ये एक्सपीरियंस है हमारा, वो एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा होता है। सो मैं बेस्ट विशेष देना चाहूँगा आपको बेटा कि आगे जो भी आप पीएसयू के इंटरव्यू दें, जो भी आपके ड्रीम हो वो फुलफिल हो, और आपको हमसे जो भी हेल्प चाहिए मैं यूट्यूब में गाइड करता रहूँगा। बाकी जो भी टॉप 100 रैंकर्स हैं उनका एक ग्रुप भी रहेगा हमारा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ताकि एक दूसरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलते हैं। कोई कहीं से किसी के कांटेक्ट में होता है, लास्ट ईयर का किसी का कोई सीनियर होता है, कोई फ्रेंड होता है, या फिर कोई रिलेटिव होता है जो आपको शेयर करता है कि देखो मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने ये चीज़ें फेस की थी। वो अगर आपके ग्रुप में आएंगी और आप लोगों को एक ऐसा गाइडेंस और माहौल मिलेगा, तो मुझे लगता है वो एक ऑसम होगा, और वहाँ से आप अपनी जर्नी को और सुटेबल वे में आगे मूव कर पाओगे। सो बाकी मेरा कांटेक्ट आपके पास है बेटा, जब भी चाहो आप किसी भी टाइम पर कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा प्रेजेंट रहूँगा। बस दुआ करता हूँ कि अगर आपके कभी हेल्प की नीड पड़े, आपके जूनियर्स को, आपके फ्रेंड्स को, तो इस प्रिपरेशन की जर्नी में आप उनकी हेल्प जरूर करें, और अगर मुझे नीड पड़ेगी तो मैं जरूर आपको मैसेज ड्रॉप करूंगा। और मेरे स्टूडेंट तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, बस आप अब जो गेट 25 के लिए मूव कर रहे हैं वो फेथ दिखाएं, वो मूव करें, और वो गेट ट्रिनिटी के साथ जुड़ें। ये हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। और जिस पथ के लिए मैं निकला हूँ वो हम पूरा कर रहे हैं। न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से सीआरई के, सॉरी 22 मार्च से सीआरई के साथ, तो आप लोग ज्वाइन करिए। और 19 को हम लोगों का जो एक इवेंट है, सो मैं क्या उम्मीद करूं बेटा, आपको लीव मिल पाएगी। ड्यूरेशन पुणे से कानपुर आना थोड़ा टफ है, वो भी जब 2 दिन ही टाइम बाकी हो, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी इसकी? ट्राई जरूर करूंगा सर, बट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट ट्राई में अपना 100% दूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड। सो आप ट्राई करिए, एंड बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर, एंड अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। सो गाइज, आपने केवल वसोया का पूरा इंटरव्यू सुना, आपने सारी चीजें देखी, कैसे क्या मूव करना है, बस आपको जस्ट वैसे ही फॉलो करना है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, ये सीआरई के साथ में प्रयास बैच के नाम से, जिसमें 1 ईयर 9 मंथ 6 मंथ के कोर्सेज अवेलेबल है। आप 22 मार्च से मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। जो बेस्ट सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग का, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ये मेरे कांटेक्ट डिटेल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे लिंक हैं जहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट में जाकर मिल जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। मूव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, साइन करते रहिए, और जो कुछ भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो। थैंक यू।